बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर और आफियत से होंगे। आज के अपने इस CS 506 के लेक्चर के अंदर हम लेक्चर नंबर 21 जो है वो उसे अच्छे से कवर करेंगे, जो कि सर्किट प्रोग्रामिंग है। सर्किट प्रोग्रामिंग दोस्तों क्या होती है? अ सर्किट इज़ अ वन एंड पॉइंट ऑफ टू वे कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन टू प्रोग्राम्स रनिंग जनरली ऑन अ नेटवर्क। यानी इसका मतलब क्या है कि जब आपके नेटवर्क के थ्रू दो प्रोग्राम्स एक ही टाइम में वर्क कर रहे होते हैं तो उन प्रोग्राम के दरमियान वो जो कम्युनिकेशन हो रही है ना, उनके जो एंड पॉइंट्स हैं, यानी सेंडर का जो एंड पॉइंट है और जो रिसीवर का एंड पॉइंट है, उन एंड पॉइंट्स को हम सॉकेट कहते हैं। ठीक है। अ सर्किट इज़ अ बाई डायरेक्शनल, बाई कहते हैं दो डायरेक्शनल, जिसकी दो डायरेक्शन होती हैं। तो अ सर्किट इज़ अ बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन होस्ट। होस्ट कहते हैं दो डिवाइसेस के दरमियान जब कम्युनिकेशन हो रही होती है ना, तो वो जो डिवाइसेस आपने लगाई हैं ना, मान लें आपने मोबाइल टू मोबाइल कम्युनिकेशन कर रहे हैं या कंप्यूटर से मोबाइल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो ये जो दो डिवाइसेस जिनकी आप कम्युनिकेशन करवा रहे हैं इनको होस्ट कहते हैं। तो कहता है जनाब ये जो सर्किट होती है ना, ये बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन चैनल, एक चैनल होता है जो हमारे दो बिटवीन द होस्ट जो है वो क्या करवाता है, कम्युनिकेशन करवाता है। अ कंप्यूटर ऑन नेटवर्क ऑफ्टन टर्न्ड आ होस्ट। तो यानी वो बता भी रहा है आपको, कहता है होस्ट के, यहाँ पे किसको हम कह रहे हैं, कंप्यूटर्स को। यानी जो आपके कंप्यूटर्स हैं नेटवर्क के थ्रू हमारी जो है आपस में बातचीत हो रही है, जिनकी कम्युनिकेशन हो रही है, वो हमारे यहाँ पे क्या है जी, होस्ट है। उसके बाद सॉकेट डायनामिक्स कहता है इनपुट स्ट्रीम टू सेंड डाटा एंड आउटपुट स्ट्रीम टू रिसीव डाटा। ये मैंने मेन पॉइंट हाईलाइट किया हुआ है कि जो आपका इनपुट स्ट्रीम होती है ना, ये डाटा सेंड करती है और जो आउटपुट स्ट्रीम होती है ये डाटा रिसीव करती है। उसके बाद व्हाट इज़ पोर्ट। पोर्ट क्या होती है? पोर्ट दोस्तों किसी भी डिवाइस के लास्ट पे वो जहाँ पे हमने कनेक्शन जहाँ पे आपने वो अपनी जो नेटवर्क की तार जो लगाई होती है जिस जगह पे, उसको हम पोर्ट कहते हैं। जैसे आपका DSL घर में अगर आपके मॉडेम लगा हुआ है DSL का, तो वो जो आपकी आप वो जो अपनी ऑप्टिकल फाइबर की केबल जहाँ पे अपने DSL के अंदर कनेक्ट करते हो ना, उसको हम पोर्ट कहते हैं। तो इट इज़ अ ट्रांसपोर्ट एड्रेस टू विच प्रोसेस कैन लिसन फॉर कनेक्शन रिक्वेस्ट। कहता है ये एक ट्रांसपोर्ट एड्रेस होता है। पोर्ट क्या है? एक ट्रांसपोर्ट कहता है एड्रेस होता है जिसके अंदर प्रोसेसिंग होती है किस चीज़ की, जब आप अपनी कनेक्टिविटी करते हैं, जब आप कनेक्टिविटी के लिए रिक्वेस्ट सेंड करते हैं ना, तो उस रिक्वेस्ट के लिए जो प्रोसेसिंग होती है ना, कहता है उसका ट्रांसपोर्ट एड्रेस होता है, उसको हम पोर्ट कहते हैं। देयर आर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। कहता है हमारे पास नेटवर्क के अंदर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे TCP एंड UDP। ठीक है जी। कहता है TCP जो है वो फॉर प्रोग्रामिंग इन द हैंडआउट्स। कहता है वी विल यूज़, कहता है हम अपने इस हैंडआउट्स के अंदर ना TCP यानी ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल, TCP का स्टैंड फॉर होता है ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो कहता है आज के हम अपने इन प्रोग्रामिंग के हैंडआउट्स के अंदर सिर्फ TCP का जिक्र करेंगे। अब देयर आर 64K पोर्ट्स अवेलेबल फॉर TCP सॉकेट्स एंड 64K पोर्ट्स अवेलेबल फॉर UDP। ये MCQs के लिए ऐसी इंपॉर्टेंट बात है कि जनाब आपके जो TCP होता है उसके अंदर कितनी पोर्ट्स अवेलेबल होती हैं? 64,000 पोर्ट का मतलब कनेक्शन, यानी जहाँ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने डिफरेंट डिवाइसेस को। यानी इसका मतलब 64,000 पोर्ट्स का मतलब क्या है? यानी 64,000 डिवाइसेस जो है ना वो TCP के थ्रू जो है वो कनेक्ट हो सकती हैं। इसी तरह 64,000 डिवाइसेस UDP के थ्रू जो है वो कनेक्ट हो सकती हैं। सो एट लीस्ट theoretically we can open 128K simultaneous connections। मतलब इसका मतलब क्या है कि यानी अगर 64,000 TCP के पास हैं और 64,000 UDP के पास हैं तो टोटल कितने हुए? 64 + 64 128। यानी आप एक टाइम के अंदर 1,28,000 कनेक्शन किए एक ही नेटवर्क के ऊपर, यानी एक ही नेटवर्क के ऊपर 1,28,000 जो है वो कम्युनिकेशन के साइमल्टेनियसली जो है वो मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं डिवाइसेस, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइसेस तक। ठीक है। क्योंकि हमारे पास कितनी पोर्ट्स हैं? टोटल 128K, 1,28,000। देर आर वेल नाउन पोर्ट्स विच आर। कहता है हमारे पास जो अच्छे जो पोर्ट्स हैं ना, जो वेल नाउन पोर्ट्स हैं वो है जी बिलो 1024, यानी 1024 से जो नीचे वाली पोर्ट्स हैं यानी जिनके नंबर 1024 से कम है, कहता है वो सारी क्या है? वेल नाउन पोर्ट्स हैं। प्रोवाइड स्टैंडर्ड सर्विसेज। कहता है ये जो है स्टैंडर्ड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं हमें। कहता है सम वेल नाउन पोर्ट्स आर, कहता है कुछ जो है ना जानी पहचानी पोर्ट्स हैं, जैसे FTP वर्क्स ऑन पोर्ट 21। कहता है जो FTP है वो किस पे वर्क करता है? ये कहते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को। FTP स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये किस पे वर्क करता है? पोर्ट नंबर 21 के ऊपर। उसके बाद HTTP स्टैंड फॉर होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये वर्क करता है आपकी पोर्ट नंबर 80 के ऊपर। उसके बाद टेलनेट का मतलब है टेलीफोन नेटवर्क वर्क्स ऑन पोर्ट 28, यानी आपका जो टेलीफोन नेटवर्क है वो पोर्ट नंबर 23 के ऊपर जो है वो वर्क करता है। इस तरह बाकी भी पोर्ट्स होती हैं डिफरेंट। ठीक है जी।
तो ये एमसीक्यूज़ के लिए ऐसी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई। अभी ये जो पोर्ट्स आपको बताइए ना, कौन सी पोर्ट किस पे वर्क करती है, FTP पोर्ट 21 पे, HTTP पोर्ट 80 पे, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के लिए ऐसे, इनको देख लीजिए अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हो क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेट। दोस्तों मैं आपको इतनी लंबी कोई कहानी यहाँ पे सुनाने नहीं वाला, यहाँ पे जस्ट आपको जल्दी यहाँ पे वो मैं आपको मेन इसका जो फंडा ना वो समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये क्लाइंट का कंप्यूटर है, ये आपका सर्वर है। तो क्या होता है, क्लाइंट के जो है क्लाइंट से ना एक कनेक्शन क्रिएट करके किसको दिया जाता है, सर्वर की पोर्ट के साथ कनेक्ट किया जाता है। तो क्या होता है, जब यहाँ से क्लाइंट कनेक्शन की रिक्वेस्ट सेंड करता है ना, तो वो सर्वर के पास पहुँचती है, सर्वर उस आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, और लेकिन उससे पहले शर्त यह है कि सर्वर पहले से रनिंग स्टेट के अंदर हो। ठीक है, ये नहीं, क्लाइंट की रिक्वेस्ट सेंड करने से पहले सर्वर जो है वो क्या हो, रनिंग स्टेट के अंदर हो। तो देन ही आपकी रिक्वेस्ट जब यहाँ पे जाएगी तो सर्वर उसे एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। अगर एक्सेप्ट करेगा तो आप डाटा जो है वो कम्युनिकेशन आपकी स्टार्ट हो जाएगी, अगर रिजेक्ट करेगा तो फिर आपकी कम्युनिकेशन वहाँ पे ब्लॉक कर दी जाएगी। तो यही मैंने पॉइंट्स कहता है क्लाइंट्स नाउन एज होस्ट नेम। यहाँ पे कनेक्शन रिक्वेस्ट क्या चीज़ है, कहता है जो सॉकेट होती है ना, क्लाइंट मेक कनेक्शन रिक्वेस्ट, कहता है जो क्लाइंट होता है ना वो हमेशा जो है कनेक्शन की रिक्वेस्ट सेंड करता है, और जो आपके क्लाइंट जो होता है ना, ये जो क्लाइंट हम जिसको कह रहे हैं, कहता है ये क्या है, ये होस्ट नेम है, ये हमारे पास क्या होता है, नाउन एज होस्ट नेम। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे देखें, जब भी ये कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड की इसने, तो मान लें सर्वर ने यहाँ पे क्या किया, सर्वर ने आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। जैसे एक्सेप्ट करते हैं तो उसके बाद फिर क्या करता है, सर्वर अपनी पोर्ट के थ्रू जो है डाटा कम्युनिकेट करता है किसके साथ, आपकी क्लाइंट की पोर्ट के साथ। यानी सर्वर की पोर्ट से आपकी क्लाइंट की पोर्ट तक जो है डाटा क्या कर दिया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है, सेंड किया जाता है। तो ऐसे आप फिर ये जो कम्युनिकेशन जो है, जब एक दफ़ा आपकी बस एक्सेप्ट हो जानी है रिक्वेस्ट, उसके बाद जब तक सर्वर चलता रहना है और जब तक आपकी क्लाइंट एप्लीकेशन चलती रहनी है, तब तक इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन होती रहनी है। यहाँ से डाटा जाना है सर्वर में, सर्वर से डाटा आना है वापस क्लाइंट एप्लीकेशन पे, फिर वापस ऐसे ये नेटवर्क के थ्रू चलता रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना, नेक्स्ट कहते हैं सॉकेट ऑन द क्लाइंट साइड इज़ नॉट बाउंड टू द पोर्ट नंबर। यानी इस ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये आपने याद रखनी है। मतलब ये है कि आपकी जो क्लाइंट साइड होती है ना, क्लाइंट साइड, ये जो क्लाइंट साइड है, कहता है इसके ऊपर कोई पोर्ट नंबर कोई फिक्स नहीं होती है, कोई बाउंड्री नहीं होती कि ये वाली पोर्ट के साथ ही आपने अटैच करनी है अपना जो कनेक्शन है। आप जिस मर्जी पोर्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जबकि सर्वर साइड पर स्पेसिफिक पोर्ट होती है। उसके बाद कहता है स्टेप्स टू मेक आ सिंपल क्लाइंट। कहता है हम कोई सिंपल क्लाइंट कैसे बना सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों 5 स्टेप्स हैं कोई भी हमारे पास सिंपल क्लाइंट बनाने के, यानी क्लाइंट क्रिएट करने के 5 स्टेप्स हैं। ठीक है जी। वो 5 स्टेप्स कौन कौन से हैं वो बता देता हूँ आपको, लेकिन उससे पहले आपको दो चीज़ें बता दूँ। पहली चीज़ जनाब, अगर आपका, चलें वो नीचे अभी बता देता हूँ। चलिए पहले यहाँ पॉइंट क्या जी, कहता है जी 5 स्टेप्स हैं क्लाइंट मेक करने के, यानी सिंपल क्लाइंट बनाने के। पहला पॉइंट क्या जी, इंपोर्ट रिक्वायर्ड पैकेजेस। सबसे पहले आपने ये 2 पैकेजेस इंपोर्ट करने हैं, java.net.static और उसके बाद java.io। ये नेट जो है वो आपके नेटवर्क के ऊपर कनेक्शन क्रिएट करने के लिए, यानी क्लाइंट से सर्वर तक कनेक्शन क्रिएट करने के लिए ये पैकेज यूज़ होता है। और ये जो IO है ये इनपुट आउटपुट के लिए, यानी वो जो आपने इनपुट आउटपुट सेंड करनी है, रिसीव करनी है चीज़ें, उसके लिए यूज़ होती है। उसके बाद कनेक्ट ओपन सॉकेट विद सर्वर, यानी आपने अपने सर्वर के साथ कनेक्शन क्रिएट करना है। तो कनेक्शन कैसे क्रिएट करेंगे, उसके लिए आप सर्वर का नाम बताएंगे और उसकी पोर्ट का नंबर बताएंगे। जो सर्वर की पोर्ट है, यानी जिस पोर्ट पे सर्वर की जिस पोर्ट के ऊपर आपकी कनेक्टिविटी हुई है, उस पोर्ट का नंबर बताएंगे। और यहाँ पे सर्वर का नेम। अब ये सर्वर का नेम दोस्तों कैसे पता चलता है कि क्या है। दोस्तों अब यहाँ पे अपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपका जो सर्वर है, अगर आपका सर्वर जो है, सर्वर और क्लाइंट एक ही सिस्टम के अंदर है, यानी जैसे देखें ये मेरा कंप्यूटर है ना, मान लें इसी कंप्यूटर के अंदर ही मेरी डेटाबेस भी है, यानी मेरा सर्वर भी है, और इसी कंप्यूटर के अंदर मेरी एप्लीकेशन भी है। तो दोस्तों जब आपकी एप्लीकेशन और आपकी सर्वर वाली डेटाबेस सेम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हो, सेम सिस्टम के अंदर हो, दोस्तों फिर यहाँ पे सर्वर नेम क्या लिखते हैं, लोकल होस्ट। और लोकल होस्ट लिखने से पहले आपने कोई भी जैसे जैम सर्वर है ना, जैम सर्वर है, वैम सर्वर है, उनको इंस्टॉल कर लेना है एक दफ़ा। ठीक है। तो ये जो आपने ये कनेक्शन क्रिएट करने से पहले जैम सर्वर जो है ना, गूगल से जाकर डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेना है। जैम सर्वर बड़ा ईजी है, सिंपल। यहाँ पे लिखेंगे जैम सर्वर डाउनलोड, तो वो डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद सिंपली उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा बस। उसके बाद यहाँ पे अपने सर्वर का नेम दे देना लोकल होस्ट। लोकल होस्ट क्यों, क्योंकि आपके डेटाबेस और आपकी एप्लीकेशन इसी एक सिस्टम के अंदर है। और अगर दोस्तों आपके क्लाइंट एप्लीकेशन की एक सिस्टम में है और जो आपकी डेटाबेस है, यानी आपका जो सर्वर है वो किसी दूसरे सिस्टम में है, तो फिर दोस्तों जिस सिस्टम में आपकी डेटाबेस बनी हुई है, उस सिस्टम का यहाँ पे आपने नेम बता देना। ठीक है। तो इस तरह फिर आपके, और जब आप यहाँ पे नेम बताएंगे फिर डाटा कम्युनिकेट कैसे होगा, उसके लिए दोस्तों जिस सिस्टम में आपकी एप्लीकेशन वो है ना, एप्लीकेशन है, क्लाइंट एप्लीकेशन है, उसके साथ आप जो है अपनी नेटवर्क वायर लगाएंगे। एक नेटवर्क वायर का एक पॉइंट आप अपनी उस सिस्टम के साथ लगाएंगे जिसके अंदर एप्लीकेशन क्लाइंट एप्लीकेशन है, और दूसरा पॉइंट उसको किसके साथ लगाएंगे, अपने उस सिस्टम के साथ लगाएंगे जिसके साथ आपकी
जिसके अंदर आपकी डाटाबेस है, यानी जो आपका सर्वर है। ठीक है, समझ आ गई। आपने अक्सर देखा होगा कि एक आप किसी भी बेकरी में जाते हैं ना, तो उस बेकरी में दो सिस्टम होते हैं, एक सर्वर एक सिस्टम कॉर्नर पे पड़ा होता है और एक सिस्टम फ्रंट के ऊपर पड़ा होता है। वो जो फ्रंट पे सिस्टम पड़ा होता है ना, जो कैशियर यूज़ कर रहा होता है, बेसिकली वो कौन सा सिस्टम है, वो सिस्टम वो होता है जिसमें आपकी एप्लीकेशन क्लाइंट एप्लीकेशन होती है, जिसमें वो कैशियर जो है जिसे यूज़ कर रहा होता है। और वो जो बैक पे सिस्टम पड़ा होता है ना, वो बेसिकली कौन सा सिस्टम होता है, वो आपका सर्वर वाला सिस्टम होता है, जिसमें आपकी डाटाबेस सेव हो रही होती है। तो आपने अक्सर अगर नोट किया हो तो वो आपके कैशियर वाले सिस्टम को आपके वो जो बैक पे सर्वर सिस्टम पड़ा हुआ है उसके साथ कनेक्ट करने के लिए दोस्तों वो उन्होंने ऑप्टिकल फाइबर की केबल बिछाई होती है। यानी वो केबल के दो पॉइंट, एक पॉइंट उन्होंने वो पीछे जो बैक से सिस्टम पड़ा हुआ है उसको लगाई होती है, उसके CPU को लगाई होती है, और जो दूसरी उसकी यानी सिरा है उसका कॉर्नर है, उस आपकी ऑप्टिकल फाइबर का पोर्ट है, वो कहाँ पर उन्होंने कनेक्ट किया होता है, उसको अपने जो फ्रंट के ऊपर कैशियर वाला कंप्यूटर है उसके साथ उसके CPU के साथ कनेक्ट की होती है। तो इसमें फिर क्या होता है, आपकी सिंपल वो जो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू जो आपका डाटा जो है वो कैशियर वाले कंप्यूटर से पीछे बैक वाले कंप्यूटर में जो है सेव होता रहता है। तो ये बेसिकली ये सीन होता है। उसके बाद गेट इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम, उसके लिए दोस्तों आप इनपुट आउटपुट क्रिएट करोगे, इनपुट स्ट्रीम आप रेडी करोगे। उसके बाद आपने ये जो है आपने उसमें भी देखी थी जब हमने फाइल हैंडलिंग की थी। उसके बाद आपने इसी तरह आउटपुट स्ट्रीम रेडी करनी है, तो उसके लिए आपने ये कर दिया, ये मैं आपको भी इंशाल्लाह प्रैक्टिकली सिखाता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपने इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम के लिए क्लासेस रेडी कर ली हैं। अब आपने जो भी मैसेज सेंड करना है या रिसीव करना है वो आप नेटवर्क के थ्रू जो कर सकते हैं। अगर आपने मैसेज सेंड करना है तो आप जो है प्रिंट राइटर का इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपने मैसेज रिसीव करना है तो आप बफर रीडर का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद लास्ट पे फाइनली आप अपनी सॉकेट को क्लोज कर देंगे। तो ये कौन सी सॉकेट आपने बनाई है जी, मेक सिंपल आपने क्लाइंट साइड वाली एप्लीकेशन बनाई है। उसके बाद आप सर्वर साइड वाली एप्लीकेशन कैसे बनानी है, उसके 7 स्टेप्स हैं, और वो 7 स्टेप्स में से मोस्टली स्टेप जो है वो आपके क्लाइंट वाली एप्लीकेशन के साथ मैच करते हैं। सो अब आपने सिंपल सर्वर मेक करना है। सर्वर मेक करने के पहली पॉइंट जो क्या है वो क्या है जी, इंपोर्ट रिक्वायर्ड पैकेजेस, वही पैकेजेस जो आपने एप्लीकेशन में किए थे, यानी अपनी क्लाइंट क्रिएट करते हुए किए थे इन java.net.static और java.io.static, वो आपने इंपोर्ट कर लेने हैं। उसके बाद क्रिएट सर्वर सॉकेट, वहाँ पे आपने क्लाइंट के अंदर सिंपल सॉकेट क्रिएट की थी, यहाँ पे जो ये सर्वर क्रिएट करने लगे आप, तो सर्वर के लिए सर्वर सॉकेट होती है। तो सर्वर सॉकेट आगे आपने सर्वर सॉकेट का ऑब्जेक्ट बनाया, आगे इक्वल टू न्यू अपनी सर्वर सॉकेट क्लास, और आगे उसके अंदर सर्वर की जो भी पोर्ट का नंबर है, यानी जिस पोर्ट के साथ आपने अपनी कनेक्टिविटी करनी है उस पोर्ट का नंबर आपने बताना। तो उस पोर्ट का नंबर यहाँ पे सामने जो दिया हुआ है वो 2222 है, यानी 2222 है, 2222। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट दोस्तों आपने उसके बाद जब आपने वो जो आपका क्लाइंट है जब आपको रिक्वेस्ट सेंड करेगा तो उसकी यहाँ पे सॉकेट जो है सॉकेट उसके अंदर हम एक सॉकेट रेडी करेंगे, और उस सॉकेट के अंदर आपका जो कनेक्शन है ना, जो आपने कनेक्शन के अंदर जो रिक्वेस्ट सेंड की है क्लाइंट से सर्वर को, वो जो एक्सेप्ट होगी। तो ये SS एक्सेप्ट का मतलब ये है कि वो जो आपको रिक्वेस्ट आई है ना, वो जो आपको रिक्वेस्ट चाहिए, यहाँ पे सर्वर सॉकेट का मतलब है कि आपने सर्वर को स्टार्ट किया है, यानी सर्वर को रनिंग स्टेट में लेके आए हैं। जब सर्वर स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद आपको जो है जब भी जैसी कनेक्शन क्लाइंट का क्रिएट होगा तो वो आपको रिक्वेस्ट हिट करेगा। जैसे वो रिक्वेस्ट आएगी तो आप इसके ज़रिए आप अपनी उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे। तो अगर वो रिक्वेस्ट सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो जाएगी उसके बाद फिर ईजिली आप जो है अपनी इनपुट एंड आउटपुट के लिए जो है वो इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम बनाएंगे। उसके बाद जो भी आपने डाटा सेंड या रिसीव करना है इसके अंदर सर्वर के अंदर वो आप सेंड और रिसीव करेंगे, और फाइनली लास्ट में आप अपनी सॉकेट को क्लोज कर देंगे। चलें जी, अब यहाँ पे सर ने जो है वो एक छोटा सा प्रोग्राम बना के दिखाया हुआ है। इसको प्रोग्राम को मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको कैसे करना। आपने सबसे पहले दोस्तों आपने जो है वो अपना नेटबीन ओपन कर लेना। नेटबीन को ओपन करने से पहले आपने जावा JDK जो है 16 उसे दोबारा से इंस्टॉल करना, क्योंकि आपको पता है ना पिछले वाले लेक्चर 20 के अंदर हमने JDK 8 किया था ताकि हम एप्लेट एप्लीकेशन बना सकें, रेडी कर सकें। तो आपने अब दोबारा क्या करना, फिर वही तरीका, फिर आपने दोबारा से जो है वो JDK 8 को अन इंस्टॉल करना और फिर उसकी जगह पे JDK 16 का जो लेटेस्ट वर्जन है उसे इंस्टॉल कर देना। इंस्टॉल करने के बाद दोबारा से नेटबीन को अन इंस्टॉल करके नेटबीन को दोबारा से इंस्टॉल करें, और जब दोबारा से आप इंस्टॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ये कनेक्ट हो जाएगा JDK 16 के साथ। तो बेसिकली ये आपने इतना कर लेना। करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पे नए से बता देता हूँ, मैंने ऑलरेडी वैसे एक नेटवर्क तैयार किया हुआ है, चलिए नए से बता देता हूँ। यहाँ पे अपने फाइल पे जाना है, न्यू प्रायोरिटी पे क्लिक करना है, उसके बाद जावा विदान पे क्लिक करके जावा एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे अपने प्रायोरिटी का कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ क्लाइंट सर्वर प्रायोरिटी, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया क्लाइंट सर्वर, ठीक है, क्लाइंट सर्वर। और उसके बाद सिंपली आपने फिनिश के बटन के ऊपर क्लिक कर देना। दोस्तों जैसे आप करेंगे उसके बाद आपने इतना जब कर लेना है, उसके बाद आपने ये जो फाइल बन के है ना क्लाइंट सर्वर .java, आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है,
इस फाइल को जो है बंद कर दें। इसके ऊपर राइट क्लिक करके आपने यहाँ पे डिलीट के बटन के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ से सेफली डिलीट के ऊपर क्लिक करके रिफ्लेक्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना, तो आपका ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें 2 नई फाइल बनानी है। तो ये क्लाइंट सर्वर पे क्लिक करना है आपने ऐसे, ठीक है, ओके। यहाँ पर में भी आप इस क्लाइंट सर्वर को डिलीट ही कर दें, नो इशू। डिलीट पे क्लिक करें, यस के ऊपर क्लिक करें, ये डिलीट हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पे सोर्स पैकेज के ऊपर एक दो क्लिक करके राइट क्लिक करना है, यहाँ पे न्यू पे जाना है और यहाँ पे जावा क्लास के ऊपर क्लिक करना है। तो आपकी नई क्लास बन गई है। सबसे पहले आपने यहाँ पे सर्वर के लिए जावा फाइल बनानी है, तो उसके लिए आप इसका नाम रख लें सर्वर, ठीक है, सर्वर नाम रख लिया और इसको फिनिश कर दिया यहाँ से, ठीक है। तो ये सर्वर नाम रखा गया। अब यहाँ पे अपनी तरह कर दिया, चलें जी, बढ़िया हो गया, ओके। कंट्रोलर से सेव किया इसको और थोड़ा फाउंड साइज आपके लिए इंक्रीज़ कर देता हूँ। टूल में जाता हूँ, ऑप्शन में जाता हूँ, फाउंड एंड कलर्स में जाता हूँ, यहाँ पे जाके 24 करके ओके किया मैंने एंड अप्लाई करके ओके कर दिया, ठीक है, इतना कर दिया मैंने। अब दोस्तों इतना आपने कर लिया। उसके बाद आपने एक और नई फाइल क्रिएट करनी है। कैसे करेंगे, सोर्स पैकेज के ऊपर एक दफ़ा दोबारा क्लिक करके राइट क्लिक करें, न्यू पे जाएं और यहाँ पे जावा क्लास के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे इसका नाम रखें जी क्लाइंट, CLIENT, ये क्लाइंट की जावा फाइल है, सो मैंने इसका नाम रख लिया क्लाइंट और उसके बाद सिंपली फिनिश के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। उसके बाद आपने सिंपली इसका ये सारा कोड रिमूव कर देना। चलें जी, इतना कोड रिमूव करने के बाद अब दोस्तों मैंने सारा कोड ऑलरेडी किया हुआ है, सो मैं उसी कोड को यहाँ से कॉपी करके आपको इससे समझा देता हूँ, क्योंकि कोड दोबारा करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा। सो यहाँ पे क्लाइंट वाली एप्लीकेशन के अंदर कंट्रोल A से कॉपी किया, कंट्रोल C से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद ये वाली क्लाइंट की जगह पे मैंने वो पेस्ट कर दिया कोड सारा, कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने इस क्लाइंट वाली फाइल को बंद कर दिया। अब आपने जाना server.java के ऊपर और यहाँ से सारे कोड को कॉपी किया। अब ये कोड क्या है समझा देता हूँ, जैसे कि मैंने अभी आपको बल्कि वैसे समझा तो दिया ही, जनरल सारे पॉइंट समझा दिए हैं, फिर भी एक दफ़ा समझा देता हूँ। उसके बाद आपने इसको सारे को पहले रिमूव किया। उसके बाद यहाँ पे सर्वर वाला कोड यहाँ पे रिमूव पेस्ट कर दिया। अब ये मैं आपको समझाऊंगा, ये तो मैंने पहले से लिखा हुआ था ना, तो मैंने आपको समझा दिया। इसको मैं बंद कर देता हूँ। अच्छा जी, अब ज़रा देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको सर्वर वाली साइड समझाता हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या किया, पैकेज इंपोर्ट किया java.net.static। उसके बाद आपने पैकेज इंपोर्ट किया java.io.static। फिर आपने पब्लिक, ये आपकी पहले से बनी होगी क्लास, ठीक है, आपने नहीं बनानी, ये आपकी क्लास पहले से बनी होगी। मैंने तो चूँकि कोड कॉपी एंड पेस्ट किया, तो आपकी ये पहले से बनी होगी क्लास सर्वर के नाम से। उसके बाद दोस्तों आपने इस क्लास के अंदर आना है। यहाँ पे सबसे पहले आपने मेन का फंक्शन जो है वो रेडी किया, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और उसके अंदर आपने ये जो है ना आर्गूमेंट पास किया। उसके बाद अंदर आके आपने ट्राई कैच लगाया, ट्राई, और उस ट्राई के अंदर सबसे पहले आपने क्या किया, क्रिएट सर्वर सॉकेट, क्योंकि आपको पता है ना पहला स्टेप क्या करते हैं, जब आपने सर्वर रेडी करना होता है सबसे पहले काम क्या करते हैं, सबसे पहले सर्वर की सॉकेट क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए आप क्या लिखते हो, उसके लिए आप लिखोगे सर्वर सॉकेट, आपकी क्लास का नाम है SS, मैंने उसका ऑब्जेक्ट रखा है इक्वल टू न्यू, आपने का सर्वर सॉकेट, और उसके अंदर अपनी सर्वर का पोर्ट बताते हैं। तो पोर्ट का नंबर यहाँ पे क्या है 2222, ये रख लिया। तो आपकी सर्वर की जो सॉकेट है वो रेडी होगी। उसके बाद आपने स्क्रीन पे मैसेज भी डिस्प्ले कर दिया कि हमारी सर्वर जो है वो स्टार्ट हो गया। तो बेसिकली सर्वर की सॉकेट रेडी करने का मतलब क्या होता है कि आपका सर्वर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या किया, वाइल लूप लगाई। ये वाइल लूप क्या कर दिया, बेसिकली ये वाइल लूप दोस्तों ये कर रही है कि आपकी सर्वर को स्टार्ट रखेगी, क्योंकि अगर आपने ये वाइल लूप ना लगाई तो क्या होगा भला, कि सर्वर बस एक दफ़ा आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करने के बाद जैसे ही आपने एक दफ़ा बस क्यूरी हिट कर देनी है वो चल जाएगी, उसके बाद सर्वर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। तो दोस्तों हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि सर्वर जो है रनिंग स्टेट में रहे तब तक जब तक हम खुद इसे बंद ना कर दें। तो उसके लिए आपने ये वाइल लूप लगाई और आपने कहा कि ये जो है रनिंग, यानी ये कोड बार बार रिपीट होता रहे, क्योंकि ये वाइल लूप बार बार चलती रहेगी। तो जब चलती रहेगी तो ये बार बार कोड रिपीट होता रहेगा, जब ये कोड रिपीट होता रहेगा तो सर्वर चलता रहेगा सारा। ये बेसिकली वाइल लूप की वजह से होता है कि आपका सारा दिन जो है वो कैशियर डाटा एंटर करता रहता है और पीछे डाटा सर्वर चलता रहता है सारा दिन, और डाटा पीछे स्टोर एंड रिट्रीव होता रहता है। तो वो बेसिकली इस वाइल लूप का कमाल है कि सारा दिन वो सर्वर जो है रनिंग स्टेट में रहता है। उसके बाद आपने क्या करना है, वो जो आपको रिक्वेस्ट आई है ना उस रिक्वेस्ट को आपने एक्सेप्ट करना है। तो पोर्ट एक्सेप्ट और नॉट, कि आपने पोर्ट एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी। तो उसके लिए आपने क्या किया, सॉकेट सबसे पहले रेडी की, उस सॉकेट का ऑब्जेक्ट S इक्वल टू, ये SS क्या है, ये SS आपकी बेसिकली जो आपने ऊपर सर्वर सॉकेट रेडी किया ना उसका ऑब्जेक्ट है। तो SS.accept कि जो आपको रिक्वेस्ट आई है वो आपने एक्सेप्ट की है, तो ये अगर आपको बताएगा कि आपने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है या नहीं की, तो वो लेके आपने इस S वाले वेरिएबल में पास कर दी। उसके बाद आपने यहाँ पे मैसेज भी डिस्प्ले कर दिया, कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड। उसके बाद आपने सबसे पहले क्या करना है, अब इनपुट स्ट्रीम रेडी करनी है। तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, इनपुट स्ट्रीम, आगे इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट, आगे इक्वल लगा के ये जो आपको रिक्वेस्ट आई थी ना सॉकेट के अंदर, इसके साथ आपने गेट इनपुट स्ट्रीम कर लेनी है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये S क्या है, ये बेसिकली वो सॉकेट है जो नेटवर्क के थ्रू आपको रिक्वेस्ट आई है ना, उस नेटवर्क की रिक्वेस्ट जो आपको आई है उसको आपने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद आपने उसकी एक इनपुट स्ट्रीम जो है वो गेट कर लिया, ठीक है, और उसके बाद आपने एक इनपुट स्ट्रीम क्रिएट कर दिया। ये इनपुट स्ट्रीम आपने क्यों क्रिएट किया, ताकि आप अपना डाटा जो है वो सर्वर से रीड कर सकें, ठीक है। तो उसके लिए इनपुट स्ट्रीम हम रेडी करते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, इनपुट स्ट्रीम रीडर। ये इनपुट स्ट्रीम रीडर की आई है, बेसिकली आपकी ये जो इनपुट स्ट्रीम के अंदर फाइल आई है ना,
यानी इनपुट स्ट्रीम है, या उसमें से डाटा रीड करने के लिए यूज़ होती है। तो उसके लिए इनपुट स्ट्रीम रीडर, आगे उसका ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, और आगे आपने इनपुट स्ट्रीम रीडर के इस राउंड ब्रेसेस के अंदर आपने इस इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट पास कर दिया। नेक्स्ट क्या है जी, बफर रीडर। ये बेसिकली क्या करता है, ये यूज़ होता है जनाब आपके डाटा को रीड करने के लिए, जो आपके पास आउटपुट आई है उस डाटा को रीड करने के लिए ये बफर रीडर यूज़ होता है। उसके बाद मैंने कहा जी आउटपुट स्ट्रीम। तो आउटपुट स्ट्रीम कैसे बनाते हैं, उसके लिए आप लिखते हो आउटपुट स्ट्रीम, वही तरीका आउटपुट स्ट्रीम बनाने का भी जैसे आपने इनपुट स्ट्रीम बनाई थी कि एस आपकी वो पोर्ट का नंबर, वो जो सॉकेट आपने बनाई है ऊपर एस डॉट गेट आउटपुट स्ट्रीम, ऊपर आपने इनपुट स्ट्रीम रेडी किया, अब आपने आउटपुट स्ट्रीम रेडी करनी है। आउटपुट स्ट्रीम क्यों बनाते हैं, ताकि आप अपने सर्वर से डाटा को जो है वो सेंड कर सकें, क्या कर सकें, सेंड कर सकें। सो आउटपुट स्ट्रीम उसके लिए बनाते हैं। उसके बाद डाटा को सेंड करने के लिए हम प्रिंट राइटर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारी कोई भी मैसेज जो है प्रिंट करेगा और प्रिंट करके आगे जो है फॉरवर्ड कर देगा, यानी सेंड कर देगा। तो प्रिंट राइटर PW उसका ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू प्रिंट राइटर। OS क्या, OS हमारी यहाँ पे आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है, आगे कॉमा आपने ये ट्रू जो है वो पैरामीटर पास करना होता है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने रीडिंग नेम, वो जो आपको क्लाइंट एप्लीकेशन से जो नेम सेंड किया गया सर्वर की तरफ, वो नेम आपने जो है यहाँ पे गेट करना है। तो नेम कैसे रीड करते हैं, उसके लिए आपने लिखा br.readline, वो जो भी यूज़र ने आपको नेम सेंड किया होगा वो आपने रीड करके नेम वाले वेरिएबल में रख लिया। अब उस नेम वाले वेरिएबल को आपने क्या किया, उसमें आपने अपेंडिंग हेलो विद यूज़र नेम, यानी वो जो आपने को यूज़र ने नेम सेंड किया ना, उस नेम के शुरू पे आपने हेलो अपेंड करना साथ। तो वो कैसे कॉन्कैट करते हैं आपको पता ना, सिंपल स्ट्रिंग मैसेज इक्वल टू आपने हेलो को जो है वो कॉन्कैट कर दिया अपने इस यूज़र के नेम के साथ। दोनों को कॉन्कैट करने के बाद आपने मैसेज वाले वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब आपने जो कॉन्कैटिनेशन की है ना, इसको अगेन आपने वापस जो है क्लाइंट को सेंड करना है। तो आप ये देखें मैंने मैसेज दिया हुआ है सेंड बैक टू क्लाइंट, यानी ये जो आपने अभी भी मैसेज अब रेडी किया इसको वापस जो है क्लाइंट को फॉरवर्ड कर दें। तो उसके लिए आप क्या लिखते हो, मैसेज सेंड करने के लिए आप PW यानी प्रिंट राइटर डॉट प्रिंट LN का मेथड यूज़ करते हो, उसके अंदर अपना वो मैसेज दे देते हो, अपनी वो वैल्यू दे देते हो जो आपने सेंड करनी है। सो मैंने ये MSG वाली वैल्यू सेंड करनी है, तो मैंने मैसेज का यहाँ पे वेरिएबल रख दिया। उसके बाद लास्ट पे S डॉट क्लोज, या S डॉट क्लोज मीन यानी मेरी सॉकेट को क्लोज कर दो। तो ये सॉकेट ये जो आपने रेडी की थी ना, क्रिएट की थी, एक्सेप्ट की थी, इसको फाइनली लास्ट पे क्या कर दिया, सॉकेट को क्लोज कर दिया। और लास्ट पे फाइनली आपका ये कैच ब्लॉक है, जिसमें अगर कोई एरर आएगा तो ये आपको बता देगा। उसके बाद ये मेन की बॉडी क्लोज हो रही है और ये आपकी सर्वर क्लास की बॉडी क्लोज हो रही है। चलिए इतना कर लिया, ओके जी। अब क्लाइंट साइड क्लाइंट डॉट जावा पे चलते हैं। क्लाइंट डॉट जावा भी सेम यही प्रोसेस है। सबसे पहले क्लाइंट डॉट जावा पे आपने नेट डॉट ये पैकेज इंपोर्ट की है। स्विंग पैकेज मुझे क्यों चाहिए, क्योंकि दोस्तों मैंने ना वो जे ऑप्शन बैंड यूज़ करना है, तो उसके लिए मैंने जावा एक्स डॉट स्विंग पैकेज का इस्तेमाल किया। और उसके बाद मैंने अपनी क्लाइंट क्लास के अंदर एक अपना बना लिया मेन मेथड बना लिया, ठीक है। मेन मेथड के अंदर हमारे ट्राई कैच लगा लिया। ट्राई कैच लगाने के बाद यहाँ पे अब अपने सर्वर साइड पे सॉकेट क्रिएट करना है। तो दोस्तों सर्वर साइड पे सॉकेट कैसे क्रिएट करते हैं, सॉरी क्लाइंट साइड पे सिंपल वही सॉकेट लिखते हैं, आगे सॉकेट का ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू सॉकेट, और सॉकेट के अंदर 2 पैरामीटर पास करते हैं। पहले अपने सर्वर का नाम, तो मैंने जैसे कि आपको बताया था ना कि अगर सर्वर और यानी आपकी डाटाबेस और आपकी क्लाइंट एप्लीकेशन एक ही सिस्टम के अंदर है, तो फिर आप क्या लिखते हो यहाँ पे, सिंपल आप सर्वर का नेम लोकल होस्ट लिखते हो। लेकिन अगर आपकी डाटाबेस यानी आपका सर्वर किसी और सिस्टम के अंदर है, फिर आप अपने उस सिस्टम का यहाँ पे होस्ट नेम पास करोगे जहाँ पे आपकी डाटाबेस जो है जिस सिस्टम में पड़ी हुई है, ठीक है जी। तो मेरी चूँकि इसी सिस्टम में तो मैंने यहाँ पे लोकल होस्ट लिख दिया। उसके बाद कॉमा लगा के पोर्ट का नंबर, सर्वर की पोर्ट का नंबर बताते हैं। तो हमने वहाँ पे पोर्ट नंबर कौन सी रेडी की थी, ये देखें हमने पोर्ट नंबर यहाँ पे आपके सामने कौन सी रेडी की थी बोला, यहाँ पे 2222। तो यही पोर्ट नंबर सेम यहाँ पे आपने डाल देनी है, ठीक है। चलें ये डाल दी। उसके बाद दोस्तों ये वाइल लूप क्यों चलाई हमने, वही सीन, ताकि जिस तरह हमने वहाँ किया था ना कि ये वाइल लूप इसलिए चलाई ताकि सर्वर जो है सारा दिन चलता रहे, रनिंग स्टेट में रहे। इसी तरह हमने यहाँ पे दोस्तों ये क्लाइंट एप्लीकेशन को बार बार, क्योंकि अगर आपने ये वाइल लूप ना लगाई ना तो क्या होगा, आपकी क्लाइंट एप्लीकेशन एक दफ़ा चल के उसके बाद बंद हो जाएगी। तो दोस्तों हम ऐसे नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं क्लाइंट एप्लीकेशन सारा दिन चलती रहे तब तक जब तक हम खुद उसे बंद ना करें। तो उसके लिए आपने वाइल लूप लगाई और आपने कहा सारा दिन क्लाइंट एप्लीकेशन चलती रहे। अब आप यहाँ पे क्लाइंट एप्लीकेशन के अंदर इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम जो है वो बना देंगे। तो ये वही जो मैंने आपको पीछे डिफाइन कर दिया, ये इनपुट रीडर है, ठीक है। ये सारा कोर्स आपने करके भी दिखाया हुआ है। तो इनपुट स्ट्रीम से पहले आपने रेडी की, सॉकेट के थ्रू गेट की इनपुट स्ट्रीम, उसके बाद इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास यूज़ की और उसने अपना ये इनपुट स्ट्रीम को पास कर दिया। उसके बाद बफर रीडर है, उसके बाद आउटपुट स्ट्रीम है, फिर प्रिंट राइटर है जो आपका डाटा सेंड करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद फाइनली आपने क्या किया, यहाँ पे यूज़र से जो आपने सर्वर को नाम सेंड करना वो आपने उसके लिए स्ट्रिंग नेम इक्वल टू जी ऑप्शन पैन डॉट शो इनपुट डायलॉग, ये क्या करेगा, ये बेसिकली आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जिसके ऊपर लिखा हुआ आएगा एंटर योर नेम, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एंटर योर नेम, ये देखो मैंने अंदर लिखा हुआ एंटर योर नेम। तो आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आएगा एंटर योर नेम। तो आप जो भी नेम देंगे वो इस नेम वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद आप क्या चाहते हो, आपने इस नेम को जो है सर्वर को सेंड करना है। तो सर्वर को सेंड करने के लिए हम क्या लिखते हैं, PW यानी प्रिंट राइटर डॉट प्रिंट LN, और उसके अंदर अपने
वो जो वैल्यू अपने यानी जो भी अपने मैसेज फॉरवर्ड करना है सर्वर को या जो भी डाटा सेंड करना है सर्वर को, वो आप यहाँ पे एज ए पैरामीटर पास कर देंगे। तो pw.println के अंदर मैंने पास किया नेम, क्योंकि मैंने नेम सर्वर को सेंड करना है। उसके बाद जो नेम आपने सर्वर को सेंड किया है, ये नेम सर्वर को आपने सेंड तो कर दिया। उसके बाद आपने गेट नेम फ्रॉम सर्वर, यानी सर्वर्स को डाटा सेंड करने के बाद वो जो सर्वर आपको बैक नेम के अंदर हेलो अपेंड करने के बाद जो वापस बैक नेम सेंड करेगा ना, उसको गेट करने के लिए आप सिंपल लिखो नेम इक्वल टू br डाटा रीड लाइन, यानी वो सर्वर से जो डाटा आपको आया ना वापस रिटर्न होके, उसको आपने इसके साथ रीड किया। रीड करने के बाद आपने नेम वाले वेरिएबल में स्टोर कर लिया और फाइनली जे ऑप्शन पैन के साथ उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिया। तो जे ऑप्शन पैन के साथ अगर कोई चीज़ डिस्प्ले करनी है तो हम लिखते हैं जे ऑप्शन पैन डॉट शो मैसेज डायलॉग, और ये एक मैसेज डायलॉग ओपन हो जाता है। और उसके अंदर आपने पहला पैरामीटर पास किया नल, दूसरा कॉमा लगा के दूसरा पैरामीटर अपना वो नेम वेरिएबल जिसके अंदर आपका सर्वर से जो नेम आया ना जो आपने स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है वो आपने पास कर दिया। और फाइनली लास्ट पे आपने अपना कम्युनिकेशन का जो सॉकेट है उसके क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे दोस्तों इसको रन करते हैं। अब रन कैसे करेंगे, आप इसको कमांड प्रॉम्प्ट पे भी रन कर सकते हैं या फिर यहाँ पे आप डायरेक्ट नेटबीन पे भी रन कर सकते हैं। तो नेटबीन पे कैसे रन करना है, सबसे पहले दोस्तों सर्वर डॉट जावा को रन करते हैं। सबसे पहले किसको रन करते हैं, सर्वर डॉट जावा को। तो कैसे रन करेंगे, आपने सिंपली इस फाइल के ऊपर ऐसे राइट क्लिक करना है, यहाँ पे रन फाइल के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, आपसे जैसे आपने नेटबीन्स को किया होगा ना, तो आपको यहाँ पे ये अलो परमिशन मांग रहा है। सो आपने यहाँ पे अलो एक्सेस के ऊपर क्लिक कर देना। तो इसको अलो एक्सेस मिल गया। देखें ये क्या भी क्या कहता है, सर्वर स्टार्टेड, कि आपका सर्वर जो है स्टार्ट हो गया। अब जो सर्वर स्टार्ट हो गया, अब आपने क्या करना है, अब आपने ये जो क्लाइंट जार जावा है अब इस फाइल पे आ जाना है। इस फाइल पे आने के बाद इस फाइल पे राइट क्लिक करें, यहाँ पे रन फाइल के ऊपर क्लिक करें। तो यहाँ पे देखें जैसे हमने रन फाइल के ऊपर क्लिक किया, देखें जावा एप्लीकेशन के अंदर आपके पास वो आपसे नाम पूछ रहा है। तो अब ये क्या करेगा, आपसे नाम लेगा, ये नाम सर्वर को सेंड करेगा, सर्वर उसमें हेलो अपेंड करके अगेन आपको फॉरवर्ड वापस बैक सेंड करेगा। जब वो बैक सेंड होगा तो वो यहाँ पे आपकी क्लाइंट एप्लीकेशन के ऊपर आगे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो मान लो मैंने यहाँ पे नेम सेंड किया खिजर SHAHAL शहाल लिख के मैंने ओके किया। तो क्या हुआ, देखें फ़ौरन से मेरा नेम चला गया सर्वर के पास। सर्वर ने क्या किया, सर्वर ने उसमें हेलो अपेंड करके ना, ये देखें हेलो खिजर शाल, देखें ये मैसेज बेसिकली मुझे कहाँ से आया, ये मुझे सर्वर ने सेंड किया अगेन वापस। तो सर्वर ने उसमें हेलो अपेंड करके मुझे वापस सेंड किया। वापस सेंड करने के बाद जैसे मैंने ओके किया, तो यहाँ पे देखें दोस्तों आपका सर्वर तो अभी सर्वर बंद हो गया। सर्वर बंद क्यों हुआ है, क्योंकि आपने अपनी सॉकेट को क्लोज़ कर दिया। तो दोस्तों जब भी आप क्लाइंट एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं तो क्लाइंट एप्लीकेशन को सारा दिन रन करने के लिए, यानी आप चाहते हो कि जब तक मैं ना चाहूँ तब तक क्लाइंट एप्लीकेशन क्लोज ना हो, तो दोस्तों ये जो है सर्किट कभी भी क्लाइंट साइड पे सर्किट क्लोज नहीं करते। हाँ, सर्वर साइड पे सर्किट क्लोज कर देते हैं लास्ट में जाके ना, वाइल लूप के अंदर सर्वर साइड पे अपनी सर्किट क्लोज कर दी, कोई बात नहीं, लेकिन क्लाइंट साइड पे अपने ये सर्किट क्लोज नहीं करनी। तो इसको हटा देना यहाँ से आपने, क्योंकि अगर आपने सर्किट क्लोज कर दी ना तो ये सिर्फ एक ही दफ़ा चलेगा, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इसको ऐसे हटा देना। हटाने के बाद चलें जी, ये काम ये कर दिया आपने सर्वर साइड क्लाइंट साइड पे। दूसरा काम आपने ये करना है दोस्तों कि अब जो है ना ये वाइल लूप जब दोबारा चलेगी ना, फिर यानी जब आपने कनेक्शन सॉकेट क्लोज ही नहीं करेंगे तो आपकी क्लाइंट एप्लीकेशन दोबारा चलेगी। लेकिन जब दोबारा चलेगी तो दोस्तों दोबारा हमने कनेक्शन क्रिएट करना होता है। तो दोबारा क्या करना होता है, कनेक्शन क्रिएट करना होता है। लेकिन आपके वाइल लूप के अंदर कनेक्शन तो क्रिएट हो ही नहीं रहा, कनेक्शन तो आपके वाइल लूप से पहले क्रिएट हो रहा है। तो दोस्तों आपने ये जो कनेक्शन क्रिएट करने वाला कोड है ना, इसको यहाँ से उठाना है और उठा के लाके वाइल लूप में डाल देना, ताकि जब वाइल लूप दोबारा चले ना, जब वाइल लूप दोबारा चले तो जनाब आपका कनेक्शन दोबारा से क्रिएट हो और नए सिरे से आपकी एप्लीकेशन जो है वो रेडी हो, यानी डाटा सेंड करे सर्वर को। तो इसलिए आपने ये क्या करना है, यहाँ पे आपने अपनी सॉकेट को क्लाइंट साइड वाली जो सॉकेट है उसको वाइल लूप के अंदर आके रेडी करना है, ताकि जब वाइल लूप दोबारा चले तो वो आपके डाटा को ईजिली जो है बार बार सेंड एंड रिसीव कर सके। सो अब दोस्तों मैं दोबारा से देखें मेरी ऑलरेडी वो क्लाइंट साइड चल रही है, इन दोनों को मैं बंद कर देता हूँ फिलहाल के लिए, यस करता हूँ, ये बंद हो गया। अब दोबारा से सर्वर को रन करता हूँ। तो सर्वर को रन करने के लिए आपने राइट क्लिक किया सर्वर डॉट जावा पे, रन फाइल के ऊपर क्लिक किया तो ये सर्वर स्टार्ट हो गया। अब अपने क्लाइंट डॉट जावा पे आए, यहाँ पे आके क्लाइंट वाली फाइल को रन फाइल किया। तो यहाँ पे देखें ये एंटर दो योर नेम, ये फर्स्ट टाइम चला। यहाँ पे देखें आपने मान लिया, आपने क्या दिया खिजर, और यहाँ से ओके किया तो यहाँ पे देखें आपको आ गया हेलो खिजर। जैसे मैं ओके करता हूँ ना तो देखें दोस्तों एप्लीकेशन आपकी क्लाइंट एप्लीकेशन देखें दोबारा एग्जीक्यूट हो गया। क्यों, क्योंकि आपने सॉकेट क्लोज नहीं थी की, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये आपने वाइल लूप के अंदर जो स्टार्टिंग के ऊपर अपना जो सॉकेट है वो दोबारा से उसका कनेक्शन क्रिएट कर दिया। तो ये अब जो आपकी क्लाइंट एप्लीकेशन ये सारा दिन चाहे आप 24 घंटे से चलाते हैं ये ऐसे ही चलती है इंशाल्लाह रहेगी। ठीक है, अब आप दोबारा कोई भी नाम सेंड कर लें, मान आपने हमजा सेंड कर दिया, हमजा लेके आपने जैसे ओके किया तो ये देखें हेलो हमजा, यानी अब जितने दफ़ा आप इसको जो है क्लाइंट एप्लीकेशन यूज़ करेंगे ये उतनी दफ़ा यूज़ होगी। दोबारा मैं ओके करता हूँ, फिर देखें दोबारा रीस्टार्ट हो गया, यानी मेरी क्लाइंट एप्लीकेशन दोबारा से रीस्टार्ट हो गई है। सो जैसे ही दोबारा रीस्टार्ट हुई, अब यहाँ पे आप कोई भी ऑर्डर नेम मान लें अपने अली पास किया, ओके किया तो यहाँ पे देखें दोबारा हेलो अली। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब ये
रन क्लोज नहीं होगी जब तक आप खुद इसे मैन्युअली क्लोज नहीं करोगे। तो यहाँ पे हमने क्लोज के बटन के ऊपर किया, क्लिक किया, यस किया। उसके बाद आपने ये जो सर्वर है, तो ये देखें सर्वर के अंदर आपने तीन दफ़ा रिक्वेस्ट सेंड की है ना, तो ये देखिए 4 दफ़ा, बल्कि 4 दफ़ा, तो ये 4 दफ़ा रिक्वेस्ट सेंड हो गया। उसके बाद लास्ट पे बिल्ड फेल्ड का मैसेज इसलिए आया क्योंकि आपने खुद मैनुअली जो है क्लोज कर दिया अपने सर्वर को। सो इस तरह ये होता है जी वर्क। चलें जी, तो ये है दोस्तों लेक्चर नंबर 21 जिसमें आपको सारा मैंने ये दिखाया है सारी चीज़ें करना। तो यहाँ पे सर ने कमांड प्रोग्राम के थ्रू इसको रन करना सिखाया हुआ है। सो ये देखें कंपाइल एंड रन, सर ने यहाँ पे बताया हुआ कि पहले आपने अपनी सर्वर वाली फाइल को जो है यानी जो इको सर्वर है उसको पहले कंपाइल करना है। फिर उसके बाद सारे कह रहे हैं कि एक और यानी एक ही कमांड प्रोग्राम के ऊपर ये काम नहीं आपने करना, एक और प्रोग्राम। और अच्छा ये अगर आपको ये करना नहीं आ रहा तो मैं आपको कमांड प्रोग्राम पे लेके जाता हूँ और दोबारा से ये कमांड प्रोग्राम कैसे यूज़ करेंगे इसको तो वो भी बता देता हूँ। चलिए आपको अगर फर्ज करें आपको यहाँ पे करना ना आए तो आप कमांड प्रोग्राम पे कैसे करेंगे वो बता देता हूँ आपको। तो उसके लिए यहाँ पे अच्छा जी नेटबीन्स, यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट्स यहाँ पे किसी जगह पड़े होते हैं। एक मिनट यहाँ से हम देख लेते हैं। सॉरी सर्वर साइड को जो है हमने यहाँ से ये रन फाइल और ठीक है सर्वर ये रन हो गया है। ठीक है, तो आप ऐसे करना ना, जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे ना तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे ना यहाँ पे तो आपने एक काम कर देना, वो ये कि जब आपने ये नया प्रोजेक्ट बनाना तो उसको दोस्तों आपने किसी स्पेसिफिक पोजीशन में स्टोर कर लेना। जैसे मैं आपको बना के दिखाऊँ कैसे आपने करना है। तो स्पेसिफिक पोजीशन में क्या होता है, अभी दोस्तों मुझे ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे आपके ये नेटबीन्स का जो ऑफिशियल सी ड्राइव के अंदर है ना उसके अंदर जाके ये बना होगा प्रोजेक्ट आपका। तो आपने जब अपना खुद का प्रोजेक्ट बनाना तो आपने कुछ ऐसे करना है, आपने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे जावा विद एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों ब्राउज के ऑप्शन पे जाके आपने अच्छा ये अभी कहाँ बनाया ये देखें, ये बना जनाब नेटबीन्स प्रोजेक्ट्स के अंदर। अच्छा ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर नेटबीन्स प्रोजेक्ट के अंदर बना था ये प्रोजेक्ट आपका, डॉक्यूमेंट्स के अंदर नेटबीन्स प्रोजेक्ट्स ये बना प्रोजेक्ट्स। ठीक है, मिल गया। सो यहाँ पे क्लाइंट सर्वर के अंदर हम गए हैं, तो ये हमने अभी भी क्रिएट किया था। उसके बाद दोस्तों आपने SRC सोर्स में आए और यहाँ देखें ये आपकी दोनों जावा फाइल पड़ी हुई है, सर्वर वाली भी और क्लाइंट वाली भी। अब हमने सिंपली ये करना है, ये ऊपर जो आपको लिंक नज़र आ रहा है इस लिंक को प्रेस एक दफ़ा साइड पर क्लिक करके आप यहाँ पर लिखें CMD लिखने के बाद आप एंटर हिट करें। जैसे दोस्तों आप एंटर हिट करेंगे तो आपके पास सामने एक CMD आ गया। अब आपने इसमें क्लास जो है रेडी करनी है। क्लास कैसे रेडी करेंगे उसके लिए आप लिखोगे यहाँ पे जावा सी और आगे अपनी जो है क्लास का नाम जावा क्लास का नाम। सो मेरी जावा क्लास का नाम है सर्वर डॉट जावा। उसके बाद आपने एंटर हिट किया। जैसे दोस्तों आप एंटर हिट करोगे तो यहाँ पे देखो आपकी सर्वर डॉट क्लास फाइल रेडी हो गई है। अब आपने इस सर्वर डॉट क्लास फाइल को जो है वो ओपन कर लेना। तो कैसे ओपन करेंगे उसके लिए आप लिखोगे जावा और जावा के आगे स्पेस देके आपने अपनी सर्वर सिंपल अपनी क्लास का नाम लिखना है सर्वर लिख के आपने एंटर हिट जैसे किया तो यहाँ पे देखें आपका सर्वर स्टार्ट हो गया। सर्वर स्टार्ट होने के बाद अब आपने एक दफ़ा एक और CMD ओपन करना ताकि आप क्लाइंट वाली एप्लीकेशन भी क्रिएट कर सकें। दोस्तों इसी जगह पे आपने क्लाइंट वाली नहीं स्टार्ट करनी यानी रन नहीं करनी, उसके लिए आपने अगेन एक और CMD ओपन करना है। उसके लिए आप यहाँ पे अगेन लिखेंगे CMD और एंटर हिट करेंगे। ये देखें एक और CMD ओपन हो गया। अब इस CMD पे आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे जावा सी आगे स्पेस देके अपनी फाइल का नाम क्या है जी क्लाइंट CLIENT क्लाइंट आगे डॉट जावा। ठीक है, एंटर हिट किया तो ये मेरी क्लास क्रिएट होगी क्लाइंट वाली। तो अब आपने क्या करना जावा आगे स्पेस दे के अपनी फाइल का नाम क्लास का नाम CLIENT क्लाइंट लेके आपने एंटर हिट कर दिया। जैसे दोस्तों आपने एंटर हिट किया देखें साथ ही मैसेज आ गया आपके सामने एंट्री और नेम, मैंने मान लिया खिजर नेम दिया। उसके बाद यहाँ से ओके किया तो यहाँ पर देखें मेरे पास रिजल्ट आ गया। जैसे मैं आपको दोबारा करता हूँ फिर अगेन मेरी सर्वर क्लाइंट एप्लीकेशन फिर दोबारा स्टार्ट हो गई है। तो इस तरह दोस्तों आप कर सकते हो। तो अब इसे करते रहो। ये मैंने बंद कर दिया इसको, यहाँ से इसको भी बंद कर दिया। तो चलें जी, ये इस तरह से हम इस स्पेस को एग्जीक्यूट करते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं कोई चीज़ रहती है तो वो देख लेते हैं, अदरवाइज़ फिर हमारा आज का जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो गया। सॉकेट यानी नेटवर्क के थ्रू कैसे हम तो मैंने आपको आज डिटेल के साथ नेटवर्क के थ्रू जो है वो कम्युनिकेशन करना सिखा दिया। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस टेक केयर, अल्लाह।